हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके संग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। जैसे कि पिछला चैप्टर फाइनल अकाउंट हम कर चुके हैं, तो यहाँ डिफरेंस क्या है? जो फाइनल अकाउंट हम कर रहे हैं नाउ इट विद एडजस्टमेंट्स। और विद एडजस्टमेंट की मतलब कहानी क्या है? जो हमने फाइनल अकाउंट पिछले चैप्टर में देखा, ट्रायल बैलेंस और एडिशन इंफॉर्मेशन के नाम पे केवल एक चीज, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब इस चैप्टर में आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक के अलावा और बहुत सारी एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम मान के चलिए भूल चुक होंगी। जैसे आपने सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल एंट्री कर दी, लेजर बना दिए, ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना के क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दिया। उसके बाद आपको पता चला कुछ भूल चूक रह गई, तो वो भूल चूक भी कुछ नीचे दे देगा, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन में हमें नहीं मिल सकती लेकिन वो रिक्वायर्ड है, वो नीचे दे देगा। तो यानी शॉर्ट में दो बातें बोल रहा हूं, क्या? एक एडजस्टमेंट और एक एडिशन इंफॉर्मेशन। एडिशन इंफॉर्मेशन का मतलब जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस से नहीं मिल सकती लेकिन नीचे उसने आपको दे दी। और एडजस्टमेंट का मतलब सर ये हो गया कि मोर देन दैट एडिशन इंफॉर्मेशन, कुछ एरर्स हैं तो वो एरर्स आपको बता रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा? उन एरर्स जो नीचे दे रखे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। तो यानी फाइनल अकाउंट जो शुरू होगा अब विद एडजस्टमेंट से स्टार्ट होगा। तो इसके सॉल्व करने का, इसको जो हम बनाते थे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, अब भी वैसे ही बनाएंगे। फर्क क्या पड़ेगा? जैसे हम एडिशन इंफॉर्मेशन वहां क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट करते थे और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाला और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स में डाला और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट हो जाते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जितनी भी एडिशन इंफॉर्मेशन है पहले आप सारी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे आएंगे। ठीक है जी। तो अब जो भी भूल चूक या एडिशनल एडिशन इंफॉर्मेशन क्या है, अब वो क्या हो सकती है, वो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली जो बात है, तो जो हमने पिछले चैप्टर करा, जो इस चैप्टर में जो डिफरेंस है वो मैं आपको ज्यादा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे देखिए जी, पिछले चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखने को मिलता था, वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। जिसका मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपका शुरू होगा सेकंड पॉइंट से, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देता था पिछले चैप्टर में, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे लायबिलिटी साइड में डाल देते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर हमारे को पिछले चैप्टर में ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देता था तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में डाल देते थे। इसका तो वो रिकॉर्डेड है। दिक्कत कब हो रही है? दिक्कत तब हो रही है जब वो आपको एडिशन इंफॉर्मेशन में देता है कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिसको कंसिडर करना हम भूल गए। तो कोई भी एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है ऊपर हम रिकॉर्ड करना भूल गए। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, या आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकती है, या आउटस्टैंडिंग पावर हो सकती है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। तो एडिशन इंफॉर्मेशन देने का मतलब है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसी तरह से अगर वो देता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दे देता है तो रिकॉर्ड हो चुके हैं और आप उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में डालते थे। लेकिन अगर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हमारे को एडिशन इंफॉर्मेशन में दे देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऊपर रिकॉर्ड करने रह गए। इज दैट क्लियर? तो यानी ये भी हमारा रेक्टिफिकेशन एरर है जिसको हमें ठीक करना होगा। अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम, इसी तरह से अनरिकॉर्डेड अन इनकम। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का भी कहानी यही है सर, कि या तो लगाना भूल गए या पार्शली लगा दिया। आप इसका भी अनरिकॉर्डेड समझ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है सर। तो यानी एडजस्टमेंट करनी है डेप्रिसिएशन के अंदर। तो अगर हमारे को ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन देता था तो नहीं रिकॉर्ड हो चुका है, तो हम उसे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देते थे। अब यहाँ पे क्या सबको डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए हम, तो भूल गए तो सर नीचे रेक्टिफिकेशन एरर में आपको नजर आ रहा है जिसमें डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको ट्रायल बैलेंस में दे रखा नहीं, भूले नहीं है, तो हमारा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में चला गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की कोई कैलकुलेशन करना भूल गई तो वो हमें नीचे एडजस्टमेंट में देगा। सर अगला सर अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स, अगर बैड डेट रिकॉर्ड करना भूले नहीं हो तो ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है और पिन अकाउंट के डेबिट में डाल देते हैं। एडिशन फॉर्मेशन बैड डेट्स देने का मतलब है सर जो रिकॉर्ड करना हम भूल गए। अनरिकॉर्डेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सेम, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम रिकॉर्ड करना नहीं भूले हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता था और हम उसे डायरेक्टली डेटर में से माइनस करते थे। अब यहाँ पे हो रही है सर कहानी की प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कोई गलती हो रही है जिसको ठीक करना है। अनरिकॉर्डेड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अब सर अगर मान लीजिए सिंपली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, अगर अगर मैंने कहा सिंपली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है कि जी हमारे को कोई डिस्काउंट जो है वो देना पड़ सकता है, तो अगर पीछे पे चैप्टर में गया तो हम डेटर में से माइनस करते थे।
लेकिन अगर इसमें कोई भूल चूक हो रही है तो वो यहाँ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सिर्फ हमें। उसके बाद अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स, अगर ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दे रखी होती थी हम सीधा कैपिटल में से माइनस कर देते थे। अगर ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करना भूल गए तो वही अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स अब नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी। कोई अनरिकॉर्डेड जीएसटी, कोई जीएसटी में कोई भूल चूक हो गई, वो एडिशन इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा चुके हो, रेक्टिफिकेशन एरर या वाइस वर्सा, इसका उल्टा। अनरिकॉर्डेड कोई चैरिटी डोनेशन, कोई चैरिटी डोनेशन दी थी, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, लेकिन उसके बाद याद आया ओ भाई वो चैरिटी डोनेशन दी थी, वो तो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो आ जाएगा ट्रायल बैलेंस का एडिशन इन्फॉर्मेशन में। अनरिकॉर्डेड फ्री सैंपल, सब कुछ बना दिया सर, ट्रायल बैलेंस बना के कंप्लीट करके बैठे हुए हैं सर, उसके बाद ध्यान में आया और यार इतने तो फ्री सैंपल भेजे थे हमने दुकानदारों को, वो तो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब ये वो आ गया सर फ्री सैंपल। अनरिकॉर्डेड प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए कोई प्रोविजन बनाना था, रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब उसे रिकॉर्ड करेंगे, वो एडिशन में आ जाएगा सर हमारा। गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, कि कई बार क्या होता है कि दुकानदार अपने कोई गुड्स बेच रहा है जिसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है जी, और सामने वाले कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहा है कि भाई ले जा, पसंद आए तो यूज कर लियो, नहीं आए तो वापस दीजिए, मुझे पता पसंद आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरह का कोई ट्रीटमेंट जो होंगे वो सब यहाँ आएंगे। कोई अबनॉर्मल लॉसेस, रिकॉर्ड करना भूल गए, एडिशन फॉर्मेशन में डालने, भाई ये अबनॉर्मल लॉस थे, इसे रिकॉर्ड ही नहीं करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो एडिशन फॉर्मेशन में जरा आ जाएंगे आपको। अनरिकॉर्डेड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक की कैपिटल में इंटरेस्ट देना था, देना भूल गए, एडिशन फॉर्मेशन में आ जाएगा। मालिक की कैपिटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, चार्ज करना भूल गए, एडिशन फॉर्मेशन में आ जाएगा, ट्रीटमेंट करने देंगे। मैनेजर को कमीशन देना था, कमीशन देना भूल गए, कमीशन को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो ट्रीटमेंट आ जाएगा। एनी अदर ओमिशन, ठीक है जी, उसके अलावा कोई एनी अदर ओमिशन या उसके अलावा कोई एनी अदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वो सारा ट्रीटमेंट अब आपको ये चैप्टर में देखने को मिलेगा। नो डाउट, नो डाउट 11th क्या इसके आगे तक भी आप मान लोगे तो इससे अच्छे लेवल का, मतलब ये सबसे ऊपर लेवल का चैप्टर माना जाता है, जिसके अंदर, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है, प्रॉफिट, तो जिसके अंदर आप प्रॉफिट निकालना सिखा रहे हो, बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हो, तो आपको भी पिछले में भी सीख रहे थे, लेकिन जनरली कुछ गलतियां हमसे छूट जाती हैं, पता चला, जो बाद में पता चलती है। तो उस वक्त हमारे फाइनल अकाउंट्स में क्या चेंज होगा, ट्रेडिंग में क्या चेंज होगा, पीएनएल में क्या चेंज होगा, बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, तो वो इस चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। यानी सबसे सार्थक चैप्टर अगर कोई है तो सर वो ये है। इज दैट क्लियर? तो वन वन करके, एक एक करके अब ये सारे ट्रीटमेंट हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख रहे हैं सर ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट इज जस्ट सेम जो पिछले चैप्टर में करा था। कि क्लोजिंग स्टॉक है सर आपका, इसका मैंने पूरा लॉजिक दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो ये सेम वही लॉजिक है, इसमें कुछ भी चेंज आपका नहीं है। बस अब एक चेंज और मार्केट में आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनिए। अब मैंने कहा सर जो आपको ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है सर, ये कंसिडर करेंगे कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवरेज लेस, जिस पे करना उस पर दिखाएंगे। भाई जो स्टॉक है बिजनेस के पास, आप अपने कह दिए कॉस्ट प्राइस, भाई हमने इतने का खरीद रखा है, मान लीजिए हमने कहा जो हमने खरीद रखा था 2 लाख का खरीद रखा है, हम कह रहे हैं सर आज मार्केट प्राइस इसका 1,50,000 है, तो भैया 50,000 का तो नुकसान हो गया ना। तो कंजर्वेटिव सामने खड़ा होता है, वो तो कहता है भैया जितना लॉस है उसे कंसिडर करो। तो भैया जो आपका 2 लाख का, अगर मान लीजिए 2 लाख का स्टॉक था, जो आज 1.5 लाख का रह गया मार्केट प्राइस, तो 1.5 लाख में कंसिडर करोगे। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर 2 लाख का आपका कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस उसका 2.5 लाख हो गया, 2,50,000, मीन 50,000 का इजाफा हो गया, अब 250 का कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। वो कहता है जब तक प्रॉफिट ना हो जाए तब तक कंसिडर मत करिए, तो भैया जब बिकेगा तब करेंगे, भैया अभी मत करो। तो फाइनली कैन निकली कैलकुलेशन कि भैया स्टॉक कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच आर लेस उस पर शो करेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही है बात सुनने? तो ये बात ये नहीं है ये फाइनल अकाउंट में ये बात आएगी, ये फाइनल अकाउंट विदाउट रिस्क में भी यही बात आएगी। क्लोजिंग स्टॉक जो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच आर लेस, उस पर हमें दिखाना पड़ेगा। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्लोजिंग स्टॉक है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, बात को समझिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई स्टॉक होता है, ठीक है सर, अब हमें उसे बेचना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उसे बेच, वो ऐसी फॉर्म में नहीं बिक सकता, उसके लिए हमें फर्दर कुछ उसके एक्सपेंस करने पड़ रहे होते हैं। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब हो गया जो हमारे जितने का बिकेगा, और जो हम फर्दर उसके एक्सपेंस इनकर करने वाले हैं, तो जितने का बिकेगा उसमें फर्दर एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर देते हैं देन इट इज एनआरवी। तो नेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू से बोलते हैं, यानी जो हमें लग रहा है एक्सपेक्ट कर रहा है जो हमें प्राइस मिलेगा बेचने पे, लेकिन उसे बेचने के लिए कुछ फर्दर एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो उसको माइनस करके नेट एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चलिए अब जैसे मैंने बताया था सर ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सबसे पहले ध्यान करिए भाई ये वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ये बात को समझिए आप, ये रेक्टिफिकेशन एरर है। तो अब होगा क्या सर, आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन में दे देगा कि भैया ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था सर, रिकॉर्ड करना भूल गए, हम सॉरी कर लेंगे और कंसिडर कर लेंगे।
अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। तो जैसे एडिशन इन्फॉर्मेशन में बोल दिया कि भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2000 इज टू बी कंसिडर, कि भाई 2000 के आउटस्टैंडिंग वेजेस है जिसको कंसिडर करना है। कंसिडर करना है तो मतलब क्या है, भूल चुके हैं पहले, तो जरा ध्यान करिए सर। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 की रिकॉर्ड करना भूल गए, जनरल एंट्री सर जिंदाबाद। तो आप जरा ध्यान करिए, हमारी जो जनरल एंट्री बनती है इसकी सर, वो क्या बनती है, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है सर, 2000। फिर आपको पता है जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट है वो सारे नॉमिनल अकाउंट या तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होते हैं, या पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं, या पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल आएगा 12th में। अब इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपको फिर याद हो जाएगा, आपके लिए कुछ नया नजर नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग, पीएनएल या पीएनएल ऑपरेशन, तो पीएनएल 12th में आएगा। तभी ट्रेडिंग पीएनएल अपने दिमाग में रखते सर। तो ट्रेडिंग और पीएनएल डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता था, तो एंट्री हो गई सर ट्रेडिंग टू वेजेस, ठीक है सर, 2000 और 2000। बताइए सर, बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? ध्यान, गेम किसकी है सर, ध्यान की। तो जरा वेजेस को जरा ध्यान करिए। तो ये आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, और मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में आपको वेजेस जो दे रखा है वो 50,000 दे रखा है सर। तो आप वेजेस यहां लिखते थे सर, ट्रायल बैलेंस इसमें ट्रेडिंग में 50,000 इनर कॉलम में। अब आप लिखोगे सर आउटस्टैंडिंग 2000 रह गए रिकॉर्ड करने, तो भैया टोटल कितने हो गई, 52,000 वेजेस हो गई। इज दैट क्लियर? अब जो आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो बैलेंस शीट सर, लायबिलिटी है आपकी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 डालेंगे। ध्यान, गेम ध्यान किए सर। डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहा है जनरल एंट्री में। यहां पर देखिए सर, ट्रेडिंग के आप कहां डाल रहे हो सर, डेबिट में प्लस कर रहे हो। डेबिट में क्या कर रहे हो, प्लस, डेबिट बढ़ रहा है। यहां क्या कर रहे हो, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट इक्वल, अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड ट्रू, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो हमेशा एडिशन फॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में हमेशा ध्यान रखना कि डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आ रहे होंगे। ये ज्ञान मैं आपको इसलिए और दे रहा हूं कि बाई चांस कि पता चला किसी एक ट्रीटमेंट के लिए आप कॉन्फिडेंट हो कि भैया ये तो होना ही होना है, तो दूसरे पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आ रही है मेरी समझ में, डेबिट क्रेडिट को इक्वल करने के लिए। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? अब मान लो बहुत ही बेवकूफी वाली बात है, हमें पता भैया आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी हमने डाल दिया। अब बाई चांस हमें दिमाग में नहीं आ रहा वेजेस में प्लस होगा या माइनस होगा, है सो वैसे बेवकूफी वाली बात, लेकिन फिर बाई चांस नहीं समझ में आ रहा, तो आप देखो यहाँ क्रेडिट हो रहा है ना सर। तो अगर आपने यहाँ माइनस कर दिया तो डेबिट का माइनस क्रेडिट तो होता है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, क्रेडिट, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर एक चीज के लिए आप श्योर हो, तो दूसरे में अगर थोड़ी बहुत लिटिल बिट कंफ्यूजन है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी बिकॉज ऑफ कंसेप्ट। समझ आ गई मेरी बात? तो मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन में दे रखी है। एडिशन इन्फॉर्मेशन में देने का मतलब है गलती हो गई, सॉरी हो गई, भूल चूक हो गई, ऊपर वेजेस को आउटस्टैंडिंग वेजेस को कंसिडर करना भूल गए, ठीक है, तब ये ट्रीटमेंट कर रहे हो। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है तो भाई कोई भूल चूक नहीं हुई, फिर वो आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, उसे ट्रेडिंग में वेजेस में गलती से प्लस मत कर देना। तो ये कहानी तब होगी जब एडिशन इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया? अब सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हो सकता है सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो पीएनएल अकाउंट में आता है सर, कंसेप्ट तो वही सेम रहेगा कि जॉब इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता था, अभी किसमें ट्रांसफर होगा, पीएनएल। तो अब ये कहां से ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल में। तो रिजल्ट क्या होगा सर, रिजल्ट ये होगा कि जो आप पहले ट्रेडिंग में प्लस कर रहे थे, आप पीएनएल में जो भी एक्सपेंसेस है उसमें प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में पहले भी लायबिलिटी में जा रहा था, और अब भी वो लायबिलिटी में ही जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लायबिलिटी तो लायबिलिटी है। तो आप ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे फिर डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड ट्रू, डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। चलिए जी देखिए, अब सर ट्रायल बैलेंस में हमें दिख रहा है सर, सैलरी दे रखा है 90,000, वेजेस दे रखा है सर 20,000, दोनों एक्सपेंसेस हैं। एडिशन में क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 आर टू बी कंसिडर। भाई गलती हो गई, कंसिडर करिए। वो समझ आ रहा है? तो नीचे जो दे रखा है वो रेक्टिफिकेशन एरर है, ठीक? तो जरा ध्यान दीजिए सर। अब तो अब आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 10,000। तो सर जो सैलरी 19,000 दे रखी है पीएनएल में आती थी, तो पीएनएल में आप 90,000 सैलरी में से ऐड कर देंगे, ठीक हो गया? जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट में आती थी, तो आप वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर देंगे। दोनों ही जो है आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में कहां चली जाएंगी, लायबिलिटी साइड में। आता है समझ में ट्रीटमेंट? देखिए सर,
तो यानी कि कुल मिला के जो हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस है ट्रेडिंग में ऐड कर दिया, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है सर पीएनएल में ऐड कर दिया, ठीक है जी। और दोनों चीजें हमारी किसमें चली गई, लायबिलिटी साइड में। बोले सर समझ में आती है बात, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर से ध्यान करिए सर, अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा हमें। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दे दिया तो कोई भूल चुक नहीं हुई सर हमारे से, तो हम छोड़े हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। प्रॉब्लम कब है कि जब प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया रिकॉर्ड करना भूल गए, सब कुछ बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो आप सॉरी कर रहे हैं सर। तो ट्रायल बैलेंस में जो एडिशन फॉर्मेशन केवल क्लोजिंग स्टॉक दिखता था, प्रीपेड एक्सपेंसेस और दिख जाएगा। भैया ये एक्सपेंसेस हमने प्रीपेड कर दिया, जिसको रिकॉर्ड करना है भूल गए। आप मेरी बात को समझ गए। एक्चुअल में हुआ क्या होगा, समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमने कोई वेजेस पे कर दी, एग्जाम्पल से समझिए मेरी बात। हमने मान लीजिए 1 मिनट के लिए वेजेस पे कर दी 50,000, ठीक है जी, और ये ट्रेडिंग में उसमें ट्रायल बैलेंस में डाल दिया हमने। अब बाद में सॉरी कर रहे हैं कि भाई जो 50,000 वेजेस दी थी उसमें से 5,000 प्रीपेड है। बात समझ आ रही है भाई। अगर आपको कि पे करके भूल गए तो ऐसा नहीं है ना प्रीपेड वेजेस टू कैश वो एंट्री भूल गए, ये नहीं है। कहानी को समझिए, यानी 50,000 हमने वेजेस पे कर दी तो उसमें 5,000 की प्रीपेड थी, वो रिकॉर्ड करना भूल गए। बात समझ आ रही है, तो अब बात को समझिए सर। तो यानी कि 50,000 में से 5,000 प्रीपेड है, तो यानी वेजेस तो 45,000 की इस बार की। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम बोलेंगे सर कि प्रीपेड वेजेस ये रही सर आपकी प्रीपेड वेजेस 5,000। तो किसे कम करोगे, वेजेस को। तो वेजेस कम करोगे ना 50 से, तो 50 से आपके 45 रहनी चाहिए। तो अब यहाँ क्या लिखोगे सर आप, वेजेस 5,000 कम हो गए सर, ठीक है जी। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो पहले 50 डालने वाले थे 45 डालोगे, तो 5 कम करोगे आप, 5 कम करोगे ना, तो रिजल्ट वेजेस टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग को क्रेडिट कर रही हो, इसको डेबिट माइनस कर रहे हो ना। आ रही है बात, सुनिए, लेकिन लॉजिक को समझिए सर कि आप 50,000 की दिखा चुके हो जबकि एक्चुअल कितनी फिगर है 45,000। तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, यानी जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे वेजेस जो 50,000 है माइनस प्रीपेड 5,000, तो मीन्स 45,000 हम यहाँ दिखाएंगे। अब जो प्रीपेड वेजेस है वो हमारी एसेट्स है, तो प्रीपेड वेजेस 5,000, तो दैट विल बी शो इन द एसेट्स सर, बैलेंस शीट में। ध्यान दीजिए सर, यहां ध्यान करिए सर, डेबिट में से माइनस हो गया, एसेट्स डेबिट होती है, डेबिट हो गया। इज दैट क्लियर, बात आ रही है समझ में। तो यानी अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन होल्ड ट्रू, फिर डेबिट क्रेडिट हमेशा डबल एंट्री सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, वो हमेशा ट्रू हो रहा है। यही प्रीपेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो सकता है सर, नो प्रॉब्लम। जो ट्रेडिंग में करा वो पीएनएल में हो जाएगा, बैलेंस शीट में सेम रहेगा। कि मान लीजिए अगर हम ये कह दें कि प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी में से माइनस होगी, और बैलेंस शीट में एसेट्स में जैसे जाती थी वैसे ही रहेगी। ये देखिए जी, सैलरी वेजेस ट्राइबलेंस में दे रखी है। अब एडिशनल में क्या कर रहा है, प्रीपेड सैलरी सर 2,000, प्रीपेड वेजेस कितनी 4,000, आर टू बी कंसिडर। भाई आर टू बी कंसिडर आप कंसिडर करिए, भूल गए, नहीं भूले होते तो ऊपर होती, नहीं भूले होते तो ऊपर होती। आप मेरी बात को समझ रहे सर। तो सैलरी में से सर 2,000 माइनस हो जाएगा पीएनएल में, प्रीपेड 4,000 साल की नहीं अगले साल की है, 30 में से सर 4,000 माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में ऐसे साइड में। तो अब आप देखिए सर यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ट्रेडिंग में से जो इसकी प्रीपेड वेजेस है 4,000 सर वो माइनस हो गई, पीएनएल में जो प्रीपेड सैलरी है सर वो माइनस हो गई, और बैलेंस शीट में दोनों आपको एसेट साइड में देखने को मिल गए। अब आया समझ में सर किस तरह से क्वेश्चन होगा और किस तरह से एडिशन होगी और किस तरह से हमें उसको ट्रीट करना है। अगला देखिए सर, नेक्स्ट आ रहा है सर हमारा एक्रूड इनकम। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एक्रूड इनकम। अब एडिशन में एक्रूड इनकम का मतलब क्या है कि भाई इतनी इनकम एक्रूड हो गई, ड्यू हो गई, मिली नहीं थी इसलिए भाई रिकॉर्ड करना भूल गए। खबर होता है इनकम ड्यू हो गई, मिली नहीं इसलिए रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन सर ये तो गलत तरीका है। अगर इनकम ड्यू हो चुकी है तो आप कंसिडर क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट है। जिस टाइम पीरियड का आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं उस टाइम के जितने भी रेवेन्यूज एक्सपेंसेस सबको कंसिडर करना है, चाहे वो मिले या नहीं मिले, चाहे एक्सपेंसिव पे करें या नहीं पे करें। तो एक्रूड इनकम आपने कंसिडर नहीं करी, आप कर लीजिए सर, तो उसकी तो जनरेटरी आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो सेम जनरेटरी जैसे आपकी होती थी एक्रूड इनकम टू इनकम, ठीक है जी। अब इनकम को ट्रांसफर करोगे इनकम टू पीएनएल। आ रही है बात सुनने, एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट क्या होता है आपका, ये तो ट्रीटमेंट होता था, ये ट्रीटमेंट आपको फाइनल अकाउंट में सिखाया जाता या लेजर में सिखाया था जो क्लोजिंग की बात कर रहा था, ठीक हो गया जी। तो आइए सर अब जरा इस पे क्वेश्चन देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा।
देखिए सर, अब आप इस बात को ध्यान करिए, पहली बात इंटरेस्ट या कमीशन आपको दे रखा है सर क्रेडिट साइड में, ये ध्यान करिए पहले आप। तो अगर इंटरेस्ट क्रेडिट में है तो इसका मतलब है सर ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है। डेबिट होता तो इंटरेस्ट पे कर रहे होते, अगर क्रेडिट में तो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। कमीशन क्रेडिट में है तो कमीशन यानी कि मिल रहा है, ये बात को समझिए आप। चलिए जी, अब कहता है सर एक्रूड इंटरेस्ट सर 5000 एंड एक्रूड कमीशन सर 5000, ये कंसिडर करनी। तो अब पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट हम कह रहे हैं भैया 20 मिल चुका है, 5 अभी नहीं मिला, तो भैया इनकम तो 25 की है, 25 की। सेम कमीशन सर 15,000 मिल चुका है, 5,000 का एक्रूड है, तो भैया कमीशन हो तो टोटल 20 गया। अब ये जो एक्रूड इंटरेस्ट और एक्रूड कमीशन हमारी एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में आपको ये कहां दिख रहा होगा सर, एसेट साइड में। ठीक है जी, बात को फिर से समझिए सर, यहाँ पे आपने ये क्या करा है सर, क्रेडिट करा है 5,000 5,000, और यहाँ पे आपने क्या करा है, एसेट्स, एसेट डेबिट होती है, यहाँ क्या करा है डेबिट। तो डबल एंट्री सिस्टम 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, डबल एंट्री सिस्टम 10,000 से डेबिट हो रहा है, डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स अगला, अनअर्न इनकम मींस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर से समझा रहा हूं, एडिशन इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दे रखी है, सॉरी बोल रहे हैं, भूल चूक रह गई सर, तो भूल चूक रह गई तो एडिशन में दे रहा है कि भैया इतनी अनअर्न इनकम है, इतनी अनअर्न इनकम है जो हम कंसिडर करना भूल गए। मतलब हुआ क्या होगा, पहले समझिए मेरी बात को। हुआ ये होगा कि मान लीजिए कुछ हमने ट्रायल बैलेंस में इनकम दिखा दी होगी, कोई भी इनकम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। सर ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस में हमारे को दिया कमीशन, ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट, और क्रेडिट में दे दिया सर कमीशन 50,000। तो इस कमीशन को 50,000 यानी कमीशन में 50,000 मिल चुका है। अब वो नीचे कह रहा है कि भाई ये 50,000 का कमीशन तो डाल दिया, लेकिन भाई जो 10,000 का इसमें कमीशन मिला हुआ है उसका अभी काम करके नहीं दिया हमने सामने वाले को। तो भैया 10,000 का कमीशन जो तुम मिल लेके एडवांस में हम बैठे हुए हैं, जिसका हमने काम कंप्लीट करके नहीं दिया सामने वाले को, दैट इज अनअर्न्ड कमीशन। तो अभी तो हमारी लायबिलिटी है कि भैया उसका काम करके दे। समझ गए ना भाई, काम करके दे, नहीं करके देंगे तो सर 10,000 कमीशन तो वापस करना ही पड़ेगा, उसका पेनल्टी भी देनी पड़ जाए। समझो ना मेरी बात को। तो अब हम क्या करें, भाई सॉरी गलती हो गई, हमने यहाँ 50 दिखा दिया, होना कितना चाहिए, 40, 40 होना चाहिए। तो अब हम ट्रीटमेंट में ठीक क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए सर। तो हमारा जो अनअर्न्ड कमीशन है सर लायबिलिटी है, तो हम ये कह रहे हैं भैया जो हमारी ये जो कमीशन 50,000 की हम दिखा चुके हैं इनकम, तो 10,000 इनकम कम हो रही है, इनकम का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। कम करो तो क्या करोगे, डेबिट। तो यानी यहाँ पे आपने जो कमीशन डाला सर, ये आपने यहाँ कमीशन डेबिट करा सर, अमाउंट 10,000, 10,000 बोला ना मैंने अनअर्न्ड, ठीक है जी। तो अनअर्न्ड, अब अनअर्न्ड क्या लिखोगे, कमीशन, एक नया अकाउंट हो गया अनअर्न्ड कमीशन 10,000, ठीक हो गई सर बात। अब हम कह रहे हैं भैया इसका मतलब अब जो हम इसे पीएनएल में क्रेडिट में 50 डालने वाले थे, अब 40 डालोगे, तो 10 कम करोगे, 10 कम करोगे तो पीएनएल 10, और यहाँ पे 2 कमीशन 10। बहुत क्लियर कंसेप्ट में आया। तो ध्यान करिए, जनरल एंट्री चैप्टर जिसे पूरे 1 महीने से ऊपर लगाया था, देखिए सर कितना काम आ रही है। हाँ, किस चैप्टर में काम नहीं आ रही है आप ये देखिए। अब ट्रीटमेंट की कहानी क्या हुई सर, ट्रीटमेंट की कहानी हुई कि जो आपका पीएनएल है उसमें इनर कॉलम में जब आप कमीशन 50,000 लिखोगे तो वहां पे आप करोगे लेस अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है जी, 10,000। नेट फिगर कितनी दिखाओगे, 40,000। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप कहोगे सर हमारी क्या है, लायबिलिटी अनअर्न्ड कमीशन 10,000, ठीक हो गया। तो आप ध्यान करिए, यहाँ पे आपने पीएनएल में क्या करा है सर, क्रेडिट कम करा है, ध्यान करना, क्रेडिट माइनस करा है ना, तो रिजल्ट क्या हुआ, क्रेडिट कम करा है। यहाँ आपने क्या कर दिया, लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या कर दिया, क्रेडिट प्लस कर दिया, ठीक है जी। तो एक तरफ हमने क्रेडिट बढ़ा दिया, क्रेडिट कम कर दिया, डेबिट क्रेडिट क्या हो गए फिर से इक्वल हो गए। तो इट्स कंप्लीटली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इसमें से क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान, गेम किसके, ध्यान की। सर रेंट डेबिट में नहीं है, यानी रेंट दे नहीं रहे, मिल रहा है, कमीशन क्रेडिट में है 35,000 सर, कमीशन क्रेडिट में है तो मिल रहा है इसका मतलब। एडिशन इन्फॉर्मेशन अनएंड रेंट, भैया 10,000 रेंट हमें एडवांस से मिल गया टेनेंट से, अनएंड कमीशन 5,000 रुपए कमीशन में एडवांस में मिल गई, तो भैया एडवांस में मिल गई तो इस साल की नहीं है, हटाओ सर। तो पीएनएल क्रेडिट में जो जाती थी ये फिगर, तो अब आप देखिए सर रेंट 70 में से सर जो आपका अनएंड रेंट है 10,000 माइनस कर दिया 60, कमीशन 35, अनएंड कितना 5, 30। अब ये जो अनएंड है सर आपकी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दोनों चले जाएंगे, अनएंड रेंट एंड अनएंड कमीशन। सर नाउ रामबाग, क्या जितना सब कुछ पढ़ा अभी तक टिल नाउ उसका शॉर्ट में सर। सर ध्यान दीजिए सर, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में,
बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो एसेट्स क्या है सर हमारी, डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट और वहां एसेट्स में क्या हो गया, डेबिट, हिसाब बराबर। बताइए सर, बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, ये लाइबिलिटी साइड ये वाली है, ये इस बात इसको ऐसे समझिए सर, लाइबिलिटी साइड ये है, एसेट साइड ये है, तो थोड़ी जगह शॉर्ट पड़ रही है, इसलिए प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इस प्रकार से आ रही है बात समझे? चलिए जी, कर दी प्रेजेंटेशन ठीक। तो देखिए सर, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिख रहा है और बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में दिख रहा है, तो देखिए एक तरफ क्रेडिट एक तरफ डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो आपको ट्रेडिंग का डेबिट में दिख रहा है और बैलेंस शीट में सर आपको दिख रहा है सर लायबिलिटी साइड, तो देखिए एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। अगर इनडायरेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो आपको पीएनएल का डेबिट में दिख रहा है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। समझा रहा तरीका? तो ये बड़ा शॉर्ट में बड़ा अच्छा कंसेप्ट बना रखा है, जो बहुत बहुत ही फ्रूटफुल चीज है सर। अगला देखिए सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पे कर दिए साल के नहीं है, तो अगर ट्रेडिंग के हैं तो ट्रेडिंग में से सर डेबिट में से माइनस, ठीक है जी, और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में से माइनस। दोनों सूरतों में एसेट्स हैं, एसेट्स में चला गया सर। तो वहां देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, डेबिट कम कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेबिट बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सर डेबिट कम कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से डेबिट को बढ़ा रहे हैं। हो गया सर ट्रू? एक्रूड इनकम, इनकम एक्रूड कंसिडर करना भूल गए, तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में डाल रहे हैं, इनकम में प्लस कर रहे हैं सर, और बैलेंस शीट में सर एसेट साइड में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट को बढ़ा रहे हैं, यहाँ एसेट्स में डाल के डेबिट बढ़ा रहे हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन होल्ड ट्रू। अर्नड इनकम, इस साल की इनकम नहीं है, तो पीएनएल में से इस साल की इनकम नहीं है, हटा रहे थे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डाल रहे थे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सर, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट को कम कर रहे हो और यहाँ बैलेंस शीट में क्रेडिट में लायबिलिटी में डाल रहे हो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ा रहे हैं, तो इधर क्रेडिट कम हो रही है, इधर क्रेडिट बढ़ रही है। अकाउंटिंग क्वेश्चन डबल एंट्री सिस्टम अगेन कंप्लीट। तो माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट लिखा होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी, जिसमें हमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक, चलिए गुड बाय।